नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। अमेरिका और भारत में 2+2 बातचीत हुई और इस बातचीत से पहले दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बातचीत की। आपको बता दें कि ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका भारत को अपने पाले में खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आज हम अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार से बात करने वाले हमारे साथ वो मौजूद हैं और वो उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो भारत तक के दर्शक जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जेड, सबसे पहले स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर आपके लिए इस मीटिंग के क्या मायने हैं? जी अजय, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप इस चौथी 2+2 बैठक को देखें तो आपको ये फिर पेश आती है कि इंडिया और अमेरिका की दोस्ती इंतहाई मजबूत है और हमारी जो साझेदारी है वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर संबंध है। यानी कि आप देखेंगे सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं और सिर्फ एक सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि अगर आप देखें तो इकोनॉमी के तौर पर डिफेंस, साइंस, कोविड-19 के जो हम इसको काबू में रखने के जो हमने कोशिश की है वो भी आप देख लें तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंडिया और अमेरिका के बीच एक गहरी और मजबूत दोस्ती है। जेड, एक और सवाल है मेरा कि देखिए, अमेरिका ने भले ही ये कह दिया हो कि उसको कोई दिक्कत नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन जितने भी अमेरिकी अधिकारी भारत के दौरे पर आए उनके बयान से ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो काफी असहज हैं। तो आखिर अमेरिका इस बात से असहज क्यों है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि अमेरिका खुद रूस से तेल खरीद रहा है? जी देखिए अजित, हम ये किसी एक देश को नहीं कह रहे कि उन्होंने अपने ही जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं फौरन तब्दील करना है। हम ये कहते हैं कि अगर आप किसी एक देश जो है वो अपने जितने भी कोई भी मजबूरियां हैं रूस के, जहाँ तक रूस का नाम लिया जाता है, वो जितना एक देश कम कर सकता है तो वो बेहतर है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम रूस पर दबाव लगाना चाहते हैं, जो कि हकीकत है, हम बिल्कुल उन पर सख्त सज़ा और आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ये असल में हम इसलिए कहते हैं कि देखिए, रूस एक रिलायबल साझेदार नहीं है, एक सहयोगी नहीं है। तो हम नहीं समझते कि ये एक बहुत सही रास्ता पे होगा जब एक देश बहुत अपनी डिपेंडेंस रख रहा है रूस के साथ। लेकिन ख़ास इंडिया के जो एनर्जी इंपोर्ट्स है, बिल्कुल हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम इंडिया को पर दबाव लगा रहे हैं, उन पर उनको मजबूर कर रहे हैं कि इंडिया ने अपनी तेल की इंपोर्ट्स रूस से बंद करना है। जो हकीकत है वो ये है कि कोई एक देश नहीं है जो कि फौरन अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को 24 घंटे, एक हफ्ते, 2 हफ्तों में तब्दील कर सकते हैं। हम ये कर रहे हैं असल में, और राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कल ये कहा है कि हम जितने भी अमेरिका से एक्सपोर्ट्स हैं वो हम लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि हम अपने जो साझेदारों हैं, ख़ासतौर पर यूरोप में, उनको कोई और भी चॉइस मिल सके। जेड, आप एक और सवाल है मेरा कि अब आप लोग अफगानिस्तान से निकलते हैं, उसके बाद यूक्रेन रूस में युद्ध शुरू होता है और अब आप रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन अब रूस और चीन एक साथ है, इससे कैसे निपटेगा अमेरिका? देखिए अजित, मैं तो ये कहूँगा कि जो इस साल हम बहुत मुश्किल सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं, चाहे वो अभी कोविड-19 से भी हम निकल नहीं चुके और अब हम जो युद्ध देख रहे हैं यूक्रेन में और चीन के जो आक्रामक राजनीति है, उनका सामना किन किन देशों ने करना है। तो हम समझते हैं कि सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं है इसमें। हम समझते हैं कि पूरी विश्व के लोकतांत्रिक देशों ने बल्कि मिलकर काम करना है ताकि हम इन जो वैश्विक चुनौती है इनका हम मिलकर सामना कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो क्लाइमेट चेंज है वो इंतहाई चिंता वाली बात है और कोई एक देश अकेला इसका सामना नहीं कर सकता। या आप चीन को देखें या आप यूक्रेन के जो सूरत हाल है इस वक्त, कोई एक देश अकेला इसका सामना नहीं कर सकता।
लेकिन हम समझते हैं, और आपने सुना होगा अजीत, कल के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये कहा है, और राष्ट्रपति बाइडेन ने भी ये कहा है कि जब हम मिलकर काम करते हैं, लोकतांत्रिक देश जब मिलकर काम करते हैं, तो ये पूरी विश्व के फायदे में है। जब दुनिया ये जानना चाहती है कि आपने यूक्रेन को ये तो कहा कि आप उनके साथ हैं, युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका कदम से कदम मिला के चलने की बात कह रहा था, साथ देने की बात कर रहा था, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका दूर से बस देख रहा था, दूर से जेवलिन मिसाइलें दे रहा था, लेकिन वास्तव में अमेरिकी सैनिक या फिर अमेरिका का कोई भी व्यक्ति यूक्रेन की तरफ से लड़ने नहीं गया। इसको लेकर बहुत ज्यादा बदनामी हुई अमेरिका की, बहुत आलोचना भी हुई। देखिए अजित, मैं ये समझ सकता हूँ कि दूर से देखते हुए लग ऐसा रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है। पहली बात तो ये है कि यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश है, उनके अपने इलेक्शंस होते हैं, उन्होंने अपने ही राष्ट्रपति को चुना है, उन्होंने अपने ही रास्ता को चुना है, किसी बाहर के देश से पूछकर उन्होंने अपने राजनीति को नहीं बनाया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो अगर हमने किसी एक देश पर अपनी नज़र रखनी है और शिकायत करनी है, वो सबसे पहले रूस होना चाहिए, जिन्होंने बिला वजह बगैर किसी सोच कर उन्होंने एकदम से हमला किया यूक्रेन पर, और उसके नतीजे हम पूरे विश्व जो है वो टीवी पे देख रहे हैं, जो बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश में है इस वक्त रूस। तो दूसरी बात ये, और आखिरी बात ये है कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका या नेटो और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को अकेला छोड़ा, बल्कि अगर आप देखें तो हमने 10 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा अदक हमने हथियार दिए हैं यूक्रेन को। और जब मैं हथियार के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत एडवांस्ड हथियार है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ अजित। हमने 5000 से ज़्यादा एंटी टैंक मिसाइल, जो कि जैवलिन के नाम से कहा जाता है, वो हमने यूक्रेन तक पहुंचाए हैं। अगर आप इसकी गिनती करें तो हर एक रूस के टैंक के हिसाब से हमने 20 एंटी टैंक सिस्टम्स दी हैं यूक्रेन को। और अगर आप बाकायदा नेटो को भी शामिल करें तो 50 गुना से ज़्यादा हमने एंटी टैंक सिस्टम्स दी हैं, जितना कि रूस के टैंक्स इस वक्त मौजूद हैं यूक्रेन में। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि बहुत हम सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, ये हकीकत है कि हम अपने सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं डाल रहे। पहली बात तो ये है कि बाहर से अगर हमने सैनिक फोर्सेस भेजा यूक्रेन को, तो ये सूरत हाल और बिगड़ जाएंगे, ये और एस्केलेशन होगा, और ये हम शायद तीसरी विश्व युद्ध की तरफ हम जा सकते हैं, जो कि मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी एक आम नागरिक के, ख़ासतौर पर इंडिया में और या यूरोप में किसी आम नागरिक के इंटरेस्ट में नहीं है। आपके इसी जवाब से एक और सवाल निकलता है कि आपको बता दें कि अब स्वीडन और फिनलैंड को लेकर रूस लगातार बयानबाजी कर रहा है, कह रहा है कि नाटो जो है उससे कभी यूरोपीय देशों में शांति नहीं आ सकती है। तो ऐसे में क्या अगर रूस जो है वो हमला करता है इन देशों पर, तो अमेरिका यूक्रेन की तरह ही सिर्फ बाहर से मदद करेगा, या फिर वो वाकई में इन देशों को बचाने के लिए लड़ाई में आमने सामने आएगा, रूस का मुकाबला करेगा? जी अजय, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, जहाँ तक यूक्रेन है वो एक बात है। नेटो का जो अलायंस है उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि नेटो का असल में मकसद ही यही है कि हमने हर नेटो देश को सुरक्षित रखना है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर रूस ने नेटो देश पर हमला किया तो इंतहाई सख्त जवाब होगा, फौरन जवाब होगा, और मेरे नहीं ख्याल में इसमें कोई शक होना चाहिए। सर, फिनलैंड तो नाटो का हिस्सा नहीं है, ना ही स्वीडन है, ये दोनों ईयू कंट्रीज हैं, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन को लेकर रूस के जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर ये दोनों देश अगर जाते हैं उस तरफ, अगर नाटो में शामिल होते हैं, तो रूस इन पर हमला करेगा। तो क्या ऐसी स्थिति में अमेरिका सिर्फ दूर से देखता रहेगा? जी देखिए अजित, मैं बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो हम जाहिर बात है पूरे दिन लगा सकते हैं कि अगर रूस ने ये किया तो क्या होगा। लेकिन शायद अगर हम इसको ज़रा फास्ता से देखें तो मेरे ख्याल में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है
कि जितने भी पूरी जो विश्व के लोकतांत्रिक देश है, हमने एक साथ खड़ा होना है और हमने कहना है कि ये जो आक्रामक राजनीति हम देख रहे हैं रूस से, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमने एक सख्त सजा देना है रूस को और खास तौर पर व्लादिमीर पुतिन को। देखिए, भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। पहले से भारत कहता रहा है और पहले दिन से कह रहा है कि किसी भी मसले का जो हल है वो युद्ध नहीं है, बल्कि दोनों ही पक्षों को बातचीत से पूरे मसले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा, ना कि युद्ध से। जेड, आखिर अमेरिका क्या चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में भारत से? भारत कैसे मदद करे? देखिए, हम समझते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन एक आज़ाद मुक्त रीजन होना चाहिए और हम समझते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हम इंडो पैसिफिक में काम करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को देखें, यानी कि अगर आप देखें कि हर देश अपने ही आज़ाद राजनीति को कायम करे और उसको आगे बढ़ाए, हम समझते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक असल में मूल्य हैं उन पर हम इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हम समझते हैं कि आसियान का भी इसमें एक भूमिका है और होना भी चाहिए। तो हम समझते हैं कि अगर इंडिया और अमेरिका और पूरी क्वाड जो है वो अगर हमने मिलकर काम किया तो बिल्कुल हम एक मुक्त और सुरक्षित इंडो पैसिफिक को यकीनी बना सकते हैं। इस पूरे युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो है चीन। चीन लगातार रूस के साथ मिलकर अपना कारोबार कर रहा है, तो क्या अमेरिका की कोई प्लानिंग है कि उस पर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे? इस वक्त तो कोई ऐसे खास यूक्रेन के साथ लगे हुए कोई खास हमारे प्लान्स नहीं है चीन पर, लेकिन ये कहते हुए बिल्कुल बहुत करीब से हम देख रहे हैं इस वक्त जो मुसलसल बढ़ती हुई जो कोऑपरेशन है रूस और चीन के बीच। और ये हाँ, ये चिंता वाली बात है, क्योंकि हम समझते हैं कि चीन का अब ऐसा भूमिका होना चाहिए कि वो यूक्रेन में लड़ाई को ख़त्म करें और वो ऐसे बोझ डाले पुतिन को कि वो पुतिन भी अपने सैनिक फोर्सेस को यूक्रेन से बाहर करें और हम शांति को एक बार फिर यूक्रेन में देख सकेंगे। जेड, एक सवाल आपके देश से जुड़ा हुआ, क्योंकि अमेरिका लगातार माइनॉरिटीज को लेकर और भारत में जो कुछ भी होता है उस पर टिप्पणी करता है, लेकिन आपके यहाँ भी जो रंग भेद है अभी भी है। इसके अलावा वहाँ पर लोग जो है गन कल्चर से परेशान हैं, तो इसके लिए बाइडेन प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखिए अजीत, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। आपने शायद नोट किया हो, ये कुछ पुरानी बात है, लेकिन शायद अब 1 साल तक हो चुके इस मुलाकात को, लेकिन हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन अपने चीनी काउंटर पार्ट से उन्होंने बैठक की है अलास्का में। तो चीनी काउंटर पार्ट से ये शिकायत आई है कि देखिए अमेरिका में कितने मसले हैं, या तो रंग के मसले हैं, आपने गन कल्चर का जिक्र किया, और उस वक्त मुझे बहुत महसूस हुआ कि बजाय कि हम बहाने बनाएं, उस वक्त ब्लिंकन ने बहुत स्पष्ट तौर पर बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि हाँ, हम मानते हैं कि बहुत सारे मसले हैं अमेरिका में, कोई इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन असल में जो लोकतांत्रिक देश और बाकी जो डिक्टेटरशिप्स, उनमें ये फ़र्क है कि हम उनको मानते हैं, हम उसको बहुत ओपनली शफाफियत के साथ स्पष्ट तौर के साथ हम उनको उनका सामना कर रहे हैं। और हाँ, ये भी है कि रास्ता, हमारे जो सामने रास्ता है वो भी लंबी है, लेकिन हम कदम के साथ, एक कदम दूसरे कदम के साथ हम इस सूरत हाल को बेहतर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं वो हम लगातार कर रहे हैं। जी जी, दुनिया को उम्मीद है कि बाइडेन प्रशासन में गन कल्चर को लेकर कोई सख्त कानून बनाया जाए ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। जी जी, बल्कि कल ही व्हाइट हाउस से एक बयान आया है कि जो गोस्ट गन के नाम से कहा जाता है, उस पर भी हम नए रूल्स बना रहे हैं। तो हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक प्रायोरिटी है इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन मैं ये इस बात पर भी जोर डालना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक दिन या एक महीने के काम नहीं है, बल्कि ये कई साल लगते हैं इस
ख़ास मसले का मुकाबला करने के लिए। जेड आपने हाल ही में पाकिस्तान को अगर देखा होगा तो पाकिस्तान में एक नई सरकार बनी है। नई सरकार बनते ही अमेरिका को लेकर बहुत कुछ वहां से निकलकर सामने आया। इमरान खान ने वहां की संसद में कहा कि अमेरिका ही है जिसने उसकी सरकार को गिराया है, अमेरिका से एक सीक्रेट लेटर आया है और अमेरिका पर बहुत तरह के आरोप लगे हैं। जी पहली बात तो ये है कि इन इल्ज़ामों में कोई सच नहीं है। हमने कभी भी जहाँ तक अंदरूनी सियासत है, किसी एक पार्टी या किसी सियासी सरबराह को हम सपोर्ट नहीं देते। हम समझते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने अपने ही फैसले लेने हैं और जो इनके अपने अंदरूनी मामले हैं वो अपने ही कानून के मुताबिक वो अपने हुकूमत और सरकार को चलाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी संसद में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमेरिका रहा। अमेरिका को लेकर ये लगातार कहा जाता रहा कि डोनाल्ड लू, सीक्रेट लेटर और ये तमाम बातें जो हैं वो वहाँ के संसद से कही गई कि आखिर अमेरिका जो है वो सरकार को गिराना चाहता है। ऐसे में दुनिया भर में सवाल उठने लगे कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है। जी देखिए अजीत, मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ये सच नहीं है। कोई ऐसे ख़त नहीं हमने लिखा, ना हमने कभी भेजा, ना हमारे कोई इंटरेस्ट है कि हम किसी एक लीडर पर हम बोझ रखें। तो मेरे ख्याल में इस बात पर मैं बहुत ज़ोर डालना चाहूँगा। जहाँ तक ये बात आए हैं और क्यों आए हैं क्यों नहीं आए उस पर मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम समझते हैं कि ख़ास तौर पर 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन पर हमने बहुत ज़ोर डालनी है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो जितने भी बड़े मसाइल हैं पूरी विश्व में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो ग्लोबल हेल्थ है जैसे कोविड-19 है, महामारी है, इन जो बड़े मसाइल हैं इनका अगर हमने सामना करना है। पाकिस्तान में नई सरकार बनती है और वहां से फिर से कश्मीर को लेकर बयानबाजी शुरू हो जाती है, तो अमेरिका ऐसे में क्यों नहीं समझाता पाकिस्तान को कि देखिए आपने नई सरकार बनाई है, नए प्रधानमंत्री हैं, तो विकास पर ध्यान दीजिए, वहां की बात कीजिए। आप लगातार उन मुद्दों को क्यों कुरेदते हैं? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है कि कश्मीर का नाम ले लेंगे तो वहां पर एक जो तबका है उनको वोट करेगा। क्या इसके लिए सब कुछ हो रहा है? जी देखिए, ये अजीत आपको तो इस्लामाबाद से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि कश्मीर जहाँ तक मामला है, हम समझते हैं कि ये एक इंडिया और पाकिस्तान की जो बीच एक मामला है और डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत है उसके ही ज़रिए ये मसला हल हो सकता है और इसमें कोई हमारी पॉलिसी की तब्दीली नहीं आई। जेड आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या बूचा नरसंहार पर अमेरिका निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए तैयार है? जी देखिए अजित, मैं शायद इस बात पर जोर डालना चाहूँगा कि जहाँ तक अमेरिका और हमारी राजनीति है पूरी विश्व में, अगर आपने इसको ज़रा फासला से देखना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम समझते हैं कि बहुत बड़े मसले 21वीं सदी में हमने उनका सामना करना है, जैसे क्लाइमेट चेंज है या रूस है या चीन है, और इन मसलों का अगर हमने हल ढूंढना है, उनका सामना करना है, तो ये सिर्फ एक देश अकेला नहीं हो सकता, बल्कि पूरी विश्व ने मिलकर काम करना है। हमने बहुत अपने एनर्जी डालना है, ख़ास तौर पर जैसे क्लाइमेट चेंज है, और ख़ास तौर पर लोकतांत्रिक देश ने एक साथ मिलकर इन बहुत बड़े मसलों का हल ढूंढना है या नहीं, ये सवाल अब तक क्लियर नहीं हो रहा है। लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर अमेरिका क्यों बच रहा है स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से। देखिए ये अजित, मेरे ख्याल में कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं होगा मेरा। मेरे ख्याल में अगर आप राष्ट्रपति बाइडेन का जो सोच है वो उसको ज़रा करीब से देखिए तो वो ये है कि हम समझते हैं कि जो बड़े मसले मसाइल हैं, जो वैश्विक चुनौती हैं, उन पर हमने नज़र लगाना है, उन पर हमने अपना तवज्जो और अटेंशन लगाना है कि उनका सामना हमने कैसे करना है। हमने ग्रीन एनर्जी को कैसे आगे बढ़ाना है, हमने तेल को कम कैसे करना है ताकि हम कार्बन कम से कम एटमॉस्फेयर में लगाएं। हमने जो आगे आने वाले जो महामारी है उनका हमने हल और वैक्सीन कैसे ढूंढने हैं। तो हम समझते हैं कि इन बातों पर हमने अपना अटेंशन देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जेड आपका, आपने अपना कीमती वक्त भारत तक को दिया। थैंक यू।